हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का पार्ट 5। और लास्ट क्लास में हम पढ़े थे पार्ट 4 में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। और पार्ट 5 जो कि आज कंट्रोलिंग का टेक्निक्स के बारे में है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है वैसे तो बुक्स में नहीं दिया गया है, पर एनसीईआरटी बुक्स में ये टॉपिक दिया गया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जिस कारण से हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्रोलिंग चैप्टर का नाम है, और कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो आप पार्ट 4 में डिस्कस किए ही थे। तो कंट्रोलिंग के बारे में तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कंट्रोलिंग एक टेक्निक है जिससे कि आप आपका स्टैंडर्ड जो आपने बनाया उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। जो डिफरेंस निकलता है उसको बोलते हैं डेविएशन, और जो डेविएशन निकलता है उसका रीज़न जानते हैं और करेक्टिव मेजर लेते हैं। यही हम सीखे थे ना पार्ट 4 में। तो वो टेक्निक है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग टेक्निक जो है उसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है, उसका दो तरीका है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ दिस ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स मतलब जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक मतलब जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। दूसरा एक तरीका और है जिसको कि हम बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक, ठीक है। कंट्रोलिंग टेक्निक दो टाइप के हैं, एक है ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्निक के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम फिलहाल ये सीखेंगे कि ट्रेडिशनल टेक्निक क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है ट्रेडिशनल टेक्निक है। ट्रेडिशनल टेक्निक मतलब जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर में कौन कौन सा टेक्निक आता है, जैसे सी ओवर हियर: पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल। तो ये 4 टाइप के टेक्निक आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आते हैं ट्रेडिशनल में, ठीक है। अब ट्रेडिशनल में कौन कौन सा आता है: पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो ये 4 जो टेक्निक है ये आता है ट्रेडिशनल में, ठीक है। ये याद रहना चाहिए आपको। तो पूछ लेगा अगर एग्ज़ाम में ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या क्या आता है, तो आपको ये चीज़ लिखना है: पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो इसको मैं एक एक करके दोनों सारे टेक्निक को डिस्कस करूँगा आपके सामने, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ बजट। बजट का एडवांटेज क्या होता है, मतलब ये जो यहाँ पे बजट हम पढ़ेंगे उसका एडवांटेज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो टॉपिक है वो ये है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट के काम को चेक करेगा, ठीक है, सही से किया है या नहीं, वो सब चेक करेगा। वो होता है आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक बनता है, क्योंकि एम्प्लॉई जो काम कर रहा है सबऑर्डिनेट, उसको ये डर रहता है कि जो मेरा सुपीरियर है, जो मेरा बॉस है, वो मेरे काम को आके पर्सनली चेक करेगा कि पर्सनली मैंने सही से काम किया कि नहीं, जैसे मुझे बताया गया था वैसे काम किया कि नहीं हमने। तो ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सा बात है। जैसे कि अब आई बीइंग ए टीचर आपके वर्क को मैं चेक करता हूँ, तो वो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन माना जाता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको चेक करते हैं कि आपने होमवर्क वगैरह किया है या नहीं, वो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन माना जाएगा, ठीक है। तो कोई भी किसी के काम को चेक करेगा तो वो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन माना जाता है। तो ये था पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो कि एक ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन इज़ रिगार्डिंग योर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ठीक है। तो एज यू ऑल नो क्लास 11 में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में क्या निकालते थे आप लोग? मीन, मीडियन, कोरिलेशन, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक आप यूज़ करते थे, जो कि एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करके आप ये सारा कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते थे, ये सारा निकालते थे। इसके अलावा बार ग्राफ वगैरह बनाते थे, बार ग्राफ,
है ना, बार ग्राफ बनाते थे और वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स बनाते थे। ठीक है, तो ये तो मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं कि स्टैटिस्टिक्स किस टाइप से होता है और स्टैटिस्टिक्स में आप क्या क्या सीखे थे, ये सारा चीज़ आप सीखे थे। मैं तो जस्ट एक तो ब्रीफ याद दिला रहा था आपको कि ये सारा चीज़ आप सीखे थे स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मतलब यही चीज़ होता है, या आप कोई मीन का रिपोर्ट निकाल के दे दिए, या फिर आप कोई ग्राफ बना करके दे दिए, या फिर कोई चार्ट बना करके दे दिए, टेबुलर फॉर्म हो, पाए चार्ट हो, या कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जो कि डेटा के बेसिस में होता है। जैसे कि मान लीजिए आज दिन भर में कंपनी में कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए। जैसे कि कंपनी 5 टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऑयल है, शैम्पू है, ठीक है, सोप है, तो ये 3 4 5 टाइप के प्रोडक्ट हो गए। बिस्किट हो गया। तो एक इसका, अब जैसे मान लीजिए बॉस ने बोला कि ये इसका एक रिपोर्ट बना करके ला दो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुआ, तो वो एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बन जाएगा। फिर वो रिपोर्ट इस टाइप से होगा, जैसे कि आप ऊपर देखिए, कोई बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा। ये एक ग्राफ फॉर्म में जो ग्राफ निकालते हैं अपन, उस टाइप का रिपोर्ट आपके सामने आएगा। मतलब बॉस जो बोलेगा उसके सामने आएगा, जिसमें कि हर चीज़ का अलग अलग रिपोर्ट होगा। सपोज़ मान लीजिए ये होगा ऑयल का, ठीक है, ये होगा शैम्पू का, और ये होगा बिस्किट का। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मैन्युफैक्चर हुआ? शैम्पू, ये वाला, है ना। तो इस टाइप से जो रिपोर्ट होता है वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होता है, और ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग में, क्योंकि इसमें एक जो बॉस होता है वो अपना टारगेट को चेक करेगा कि ये सही से टारगेट मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं, मैंने जितना सोचा था उतना हुआ है या नहीं, कितना कम हुआ, क्यों हुआ, उसका रीज़न निकालेगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो टेक्निक है, तो देखिए अपन अभी क्या क्या डिस्कस कर लिए। पर्सनल ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लिए, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट डिस्कस कर लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। नाम तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, नाम तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसको कि हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन। ठीक है, इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस जो है इसको हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे ये टॉपिक, और आगे जाके कॉस्टिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप बीकॉम वगैरह करेंगे तो उस वक्त आप ये कॉस्टिंग में भी पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। ब्रेक इवन एनालिसिस का नाम है, और इसका सिंपली एक मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है आप बोलेंगे। अब इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस तो है, लेकिन ये मैनेजमेंट को इससे क्या पता चलता है? इससे मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि कब कौन से लेवल में कौन से लेवल में ये सिचुएशन आएगा। मतलब जो मैनेजमेंट है उसको ये पता चलता है कि मैं कितना काम करूं, कितना प्रोडक्शन करूं, कितना सेल्स करूं, ताकि कम से कम मेरा ये ब्रेक इवन सिचुएशन आ जाएगा। ब्रेक इवन सिचुएशन मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब एक ऐसा सिचुएशन, इसको इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी बोला जाता है, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि ना घाटा ना मुनाफा। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग में, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट हमेशा यही, जैसे मान लीजिए कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, सपोज़ मान लीजिए एक चॉकलेट लॉन्च हुआ है। ठीक है,
और चॉकलेट है पान फ्लेवर चॉकलेट फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। तो अब जो उसके कंपनी के मैनेजमेंट है वो सोच रहे हैं कि इससे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो कम से कम ऐसा सिचुएशन आ जाए कि लॉस भी ना हो, ठीक है, कंपनी को लॉस भी भुगतना ना पड़े। तो उस वक्त ये ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प करता है वो लेवल जानने के लिए कि कितना लेवल, किस लेवल का आउटपुट हम करें, कितना यूनिट हम मैन्युफैक्चर करें, कितना यूनिट हम सेल करें, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि ब्रेक इवन सिचुएशन में हम पहुंच जाएं, ठीक है। तो ब्रेक इवन सिचुएशन, ब्रेक इवन एनालिसिस इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसको कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देख लेंगे। सपोज ठीक है, ये एक एक्सिस है, ठीक है, एज यू नो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे है आपका सेल्स, ठीक है, और ये साइड में है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है। मैं जस्ट एक तो रफली आपको बना के सिखा रहा हूँ कि ये क्या होता है। तो इसमें अब अपन बना रहे हैं ब्रेक इवन का डायग्राम, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ये है कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों बताएगा, और ये है सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाला जो है ये वाई एक्सिस है, और ये जो सेल्स है ये एक्स एक्सिस में हम बनाएंगे। तो आपको दो टर्म में बताता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को मैं FC लिखा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को मैं VC लिखा हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स्ड रहता है वो हमेशा बढ़ेगा नहीं। एग्जाम्पल स्टाफ सैलरी, स्टाफ को हम सैलरी हर महीना देंगे चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब आप बोलेंगे कि स्टाफ अगर बढ़ाएंगे तो स्टाफ का खर्चा बढ़ेगा, नहीं, हम ये मानते हैं कि अगर मान लो फैक्ट्री में 10 स्टाफ हैं तो 10 ही रखें, हम स्टाफ बढ़ाने का बात नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में अगर 10 स्टाफ हैं और हर एक स्टाफ को हम 5,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, तो 10 स्टाफ को 50,000 सैलरी देंगे, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो उस केस में वो कॉस्ट बनेगा फिक्स्ड, चाहे आप प्रोडक्शन करें, कमाएं ना कमाएं, वो तो पैसा लगेगा ही लगेगा, तो वो बनेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट मतलब एज यू ऑल नो जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ यूनिट, ठीक है। जैसे मान लो मशीन को चलाने के लिए लगता है डीजल, ठीक है। अब 1 आवर मशीन चलता है तो 1 आवर मशीन चलता है तो 100 रुपये का डीजल लगता है। अब 8 आवर चलेगा तो 800 रुपये का डीजल लगेगा। तो ये जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हम ये सीख लिए, ठीक है। अब ये डायग्राम में ना, मैं डायग्राम पे आता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए। कुछ एक लेवल तक एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। ये वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो स्टाफ को हम सैलरी देंगे, ठीक है। मान लो ये जो लेवल है ये है 50,000 रुपीज़, ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू होता है वो ये ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है वो रेड लाइन से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है ये आपका कॉस्ट है, और जो ग्रीन लाइन है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू है, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट बोल दीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे अब छोटा छोटा अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये स्थिति अगर अपन देखें ये वाला, ठीक है,
इस स्थिति में यहाँ पे जहाँ मैं सर्कल किया ब्लैक कलर का 1 पॉइंट में कॉस्ट ज़्यादा है या रेवेन्यू ज़्यादा है। ये 1 पॉइंट में, ये दोनों ये पॉइंट में यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है या रेवेन्यू ज़्यादा है। देखिए जो रेड लाइन है वो ऊपर है और जो ग्रीन लाइन है रेवेन्यू का वो नीचे है। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रॉफिट है वो कम है और जो रेड लाइन यानी कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस क्यों बोले? क्योंकि जो ग्रीन लाइन है, देखिए ग्रीन मतलब सेफ, तो प्रॉफिट वाला लाइन को ग्रीन लाइन में इसीलिए बनाया हूँ। तो जो ग्रीन लाइन है वो कम है, मतलब प्रॉफिट कम है और कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो जब प्रॉफिट कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो तो वो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? ऑब्वियस सा बात है, क्लास 2 का मैथमेटिक्स है, ये लॉस है। ठीक है, अब एक और सिचुएशन को अपन डिस्कस करते हैं। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा लाइन ऊपर है आप ये बताओ, कौन सा लाइन ऊपर है ग्राफ के हिसाब से? आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन ऊपर है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। मतलब जब प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर है, ये जो लाइन है ऊपर है और कॉस्ट का लाइन नीचे है। तो प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है कॉस्ट कम होता है तब क्या होता है? तब प्रॉफिट होता है। जब रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो उस वक्त क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये प्रॉफिट वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में एक और सिचुएशन है, ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है येलो वाला, ये जो है ये होता है आपका ब्रेक इवन। ठीक है, ये जो है आपका ये है ब्रेक इवन पॉइंट, BEV। ठीक है, तो BEV मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन BEP होता है वैसे तो, ब्रेक इवन पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट। तो ये जो पॉइंट होता है ये मैनेजमेंट को ढूंढना पड़ता है कि किस पॉइंट में ना तो हमको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस का इम्पोर्टेंस था, जो कि एक ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक है, एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट भी है। और ये डायग्राम को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा और अभी भी काम आएगा, क्वेश्चन भी कवर हो सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो इतना हिस्सा में ऊपर क्यों बना है, ये है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि सैलरी है। ठीक है, और ये रेड लाइन ऐसे क्यों गया? क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और जो रेवेन्यू या प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। तो कॉस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ेगा जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ेगा। जब सेल आप ज़्यादा करेंगे या प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगा ना। जैसे मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं, सेल करने के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिलीवरी वैन का, तो डिलीवरी वैन चलेगा तो डीजल तो ज़्यादा जलेगा ना। तो जितना सेल करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट को एक फिक्स जगह में दिखा दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से जितना सेल करोगे रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो उन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको कि बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये पॉइंट का येलो वाला पॉइंट का मतलब क्या है? ना प्रॉफिट ना लॉस। और ये जो चार्ट है इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बजटीय कंट्रोल की तरफ। अब हम बजटीय कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। बजटीय कंट्रोल मतलब बजट बनाना। ठीक है, बजटीय कंट्रोल का मतलब होता है बजट बनाना। ठीक है, तो सिंपली बजटीय कंट्रोल का मतलब है टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, बहुत टाइप का बजट बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बजटीय कंट्रोल।
एक पॉइंट है, मैं आपको बताना भूल गया, ब्रेक इवन एनालिसिस का, वो जो ब्रेक इवन पॉइंट का मैं बोल रहा था उसका एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है। तो वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। वैसे तो नहीं पूछना चाहिए आपके कोर्स में, मतलब थियोरी सब्जेक्ट है तो इसमें फार्मूला का क्या ज़रूरत है, बट स्टिल आप ध्यान में रखे रहिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो सैलरी वाला पार्ट, सेलिंग प्राइस मतलब जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो डीजल का खर्चा जो लग रहा था वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर ये पर यूनिट है सेलिंग प्राइस तो ये भी पर यूनिट रखेंगे आप, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का ये एक फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अब मैं बता क्या रहा था, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब है कि बहुत सारे बजट बनाए जाते हैं कंपनी में, और बजट का मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि जैसे कि हर चीज़ का अपना अपना बजट होता है। बजट का मतलब एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि आपका अनुमानित खर्चा कितना लगने वाला है, और आपको मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। जैसे मान लीजिए सेल्स बजट है, ठीक है। सबसे पहला एक एग्जांपल आपका छोटा सा बजट देता हूँ। जैसे कि आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। तो बर्थडे पार्टी में आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोज़ 5000 रुपीज़ दिया, बोला कि जाओ पार्टी वार्टी कर लेना फ्रेंड्स के साथ। तो अभी 5000 रुपीज़ का आप एक एस्टीमेट बनाते हैं ना कि मुझे इस चीज़ में खर्चा करना है। मान लीजिए 5000 रुपीज़ में से आपका आपने सोचा कि 3000 जो लगेगा वो रेस्टोरेंट में लग जाएगा, ठीक है। रेस्टोरेंट बोलिए या फिर फूड बोलिए, ठीक है। और 1000 का आप रिटर्न गिफ्ट लेंगे, ठीक है। और 4000 हो गया, और 1000 का आप मूवी भी जाना है आपको, ठीक है। मूवी या फिर गेम्स बोल दीजिए। सो दिस वाज इस सिंपल एग्जांपल ऑफ योर बजट, जो कि आपने एक बर्थडे पार्टी का बजट बनाया था, ठीक है। तो दिस वाज द एग्जांपल कि बजट किस लिए बनाया जाता है, एक एस्टीमेट होता है। तो ये मिला करके 5000 हो रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको खर्चा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास है ही नहीं। और इससे कम करेंगे तो वो हो जाएगा सेविंग्स, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते आप। मान लीजिए ज़्यादा कर लिया आप तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये एक एग्जांपल था जस्ट बजट का, ठीक है। और ये बजट देखिए एक मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जैसे कि मॉनेटरी टर्म्स में आपको दिखाया ना, उसी तरह मॉनेटरी टर्म्स में होता है। हर समय सब पैसे के वैल्यू में रहेगा, न्यूमरिकल टर्म्स में रहेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से कंपनी बजट बनाता है, और ये देखिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है। स्टैंडर्ड कैसे बना, ये 5000 रुपीज़ आपका स्टैंडर्ड बना, और ये आपका एक्चुअल खर्चा हुआ, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड बनाया था उसी अकॉर्डिंग एक्चुअल खर्चा हुआ। इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, या तो आप खर्चा कम करेंगे तो आपका सेविंग होगा, अगर खर्चा ज़्यादा करेंगे तो लोन होगा, दूसरे से लेना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स से और पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बना, ये एक्चुअल बना, जो डिफरेंस आएगा वो डेविएशन। तो ये बजटरी कंट्रोल समझ में आया, बजट से किस टाइप से कंट्रोल किया जाता है। तो जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सब प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ऐसे ही खाली बस थ्योरेटिकल नहीं है। तो सेल्स उसी टाइप से कंपनी वाले क्या करते हैं, हर चीज़ का बजट बनाते हैं। सेल्स बजट कैसे बनता है, मान लीजिए मंथ ऑफ जून आ गया, ठीक है। जून मंथ में उनका टारगेट है 5000 यूनिट ऑफ पेप्सी स्मॉल बॉटल क्या करना है, सेल करना है। तो ये उनका 5000 यूनिट का जो पेप्सी बोतल का सेल का टारगेट है, किसका, कंपनी वाले का ऑब्वियसली। तो ये बन जाएगा एक सेल्स बजट। अब इसमें मान लीजिए कि जो जून मंथ में 4800 यूनिट बिका, तो मतलब रिमेनिंग 200 यूनिट नहीं बिका। तो ये क्यों नहीं बिका, क्या कारण था, किस कारण से ये नहीं बिका, ठीक है। तो वो डिफरेंस निकलेगा, तो वो बनेगा सेल्स बजट, ठीक है। तो लाइक वाइज प्रोडक्शन बजट भी बनता है। प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा,
कि मान लो अगस्त 2020 में रेनी सीज़न रहेगा, तो अम्ब्रेला का टारगेट फिक्स किया जाएगा कि टारगेट कंजम्पशन मान लो कि 2000 पीसेस होने वाला है। तो उस वक्त कंपनी क्या करेगा, उतना पीसेस मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, अगस्त 2020 तक मान लो कंपनी का टारगेट है 2000 पीसेस कंजम्पशन होने वाला है, 2500 पीसेस वो बना करके रखना चाहता है। मान लो 31 अगस्त आ गया और उस दिन मैनेजर देखता है कि 2500 तो बना नहीं है, सिर्फ जो बना है वो है 1800 पीस अम्ब्रेला बना है। तो डिफरेंस किस लिए आया, 700 यूनिट का डिफरेंस क्यों आया? ठीक है, तो दिस विल बी योर डेविएशन और फिर उसके ऊपर करेक्शन लिया जाएगा। तो लाइकवाइज ऐसे करके प्रोडक्शन बजट बनता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत टाइप का बजट बनता है। आज फाइनेंस बजट भी बनता है, कैश बजट भी बनता है। कैश बजट का एग्जांपल मैं आपको बर्थडे पार्टी वाला दिया था ना, वही है कैश बजट। ठीक है, तो और ये तो मैं जो एग्जांपल दिया ये प्रोडक्शन बजट था। इससे पहले जो एग्जांपल था वो सेल्स बजट का था, और उससे पहले जो बर्थडे पार्टी का एग्जांपल था वो कैश बजट का एग्जांपल था। ठीक है, तो लाइकवाइज हर चीज़ का बजट बनता है। तो सो दीज फोर आर योर ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि पहले यूज़ होता था, आजकल भी यूज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ बजट, सॉरी। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक एक लाइन का है, जो मैं पॉइंट लिखा हूँ सिर्फ उतना ही आप पढ़ लीजिए, वही एडवांटेज है। तो एडवांटेज ऑफ बजट का एडवांटेज क्या है, अभी आप समझ ही पाए होंगे कि जब बर्थडे पार्टी का बजट बनाए तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो गया आप लोगों के लिए बर्थडे ऑर्गेनाइज़ करना। लाइकवाइज जब हम सेल्स बजट बनाएं कि पेप्सी का हमको इतना यूनिट सेल करना है, तो कितना हेल्पफुल हो जाता है उसमें। और प्रोडक्शन बजट में भी पता चल जाता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना हम नहीं कर पाए, कितना डेविएशन है, करेक्टिव एक्शन लेने में आसान हो जाता है। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल एडवांटेज ऑफ बजट, राइट। तो फर्स्ट वन इज़ फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड टारगेट। जैसे कि मैं एग्जांपल में बोला था कि अगस्त में हमको अम्ब्रेला ही बनाना है, दूसरा चीज़ में हमको फोकस नहीं करना है। वैसे तो कंपनी रेनकोट भी बनाती है, लेकिन हमको अम्ब्रेला ही बनाना है, वो भी 2500 यूनिट। ठीक है, तो कंपनी विल बी फोकस्ड ऑन specifically on umbrella and within time bound, that means within end of August. At the end of August, the company by hook or by crook should manufacture 2500 pieces of umbrella. ठीक है, तो what would happen, and that means what happened now, फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड टारगेट। मतलब अगर बजट बना लिए तो कंपनी फोकस्ड हो जाती है और वो टाइम बाउंड होता है, एक टाइम के अंदर अंदर वो चीज़ ख़त्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। जब एक बजट बन जाता है और एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाता है, मान लो 2500 अम्ब्रेला बनाना है, तो एम्प्लॉय भी फोकस हो जाते हैं और एम्प्लॉय को एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिलता है कि हम इतना अगर बना देंगे तो हमको कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो एक उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अगर ये टारगेट नहीं होगा तो एम्प्लॉय मनमर्जी मैन्युफैक्चर करेंगे, तो फिर उनके लिए कोई मोटिवेटिंग फैक्टर ही नहीं रहेगा। थर्ड वन इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब जैसे मान लो 2500 अम्ब्रेला बनाना है, तो 2500 अम्ब्रेला बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल्स चाहिए उतना ही मंगवाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो 2500 अम्ब्रेला बना लिए, उसके बाद मान लो कोई कारणवश रॉ मटेरियल का हो गया शॉर्टेज, तो जो मैनेजर है, जो सुपीरियर है आपका, वो आपसे पूछेगा कि भाई 2500 अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग तो हम रिसोर्स मंगवाए थे, रॉ मटेरियल मंगवाए थे, फिर शॉर्टेज का कारण कैसे हुआ, शॉर्टेज क्यों हुआ? ठीक है, कहीं तुम लोग वेस्टेज तो नहीं कर दिए, कहीं तुम चोरी तो नहीं कर लिए, या फिर कहीं और नुकसान तो नहीं हो गया, या फिर मशीन ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। सो दिस विल हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा। या फिर मान लो अगर एक्सेस हो जाता है, ठीक है, अगर एक्सेस हो जाता है तो फिर
एक्सेस हो जाता है तो वो जो मैनेजर देखेगा कि भाई रॉ मटेरियल तो 2500 अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग आया था, लेकिन एक्सेस कैसे हुआ। तो ठीक है, चलो एक्सेस हो गया तो ठीक है, तुम लोग अच्छे से काम किए होगे, तो वो एक्सेस वाला यूनिट को, ये जो एक्सेस वाला यूनिट है, चलो रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम में काम आ जाएगा। सो दिस विल हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कैसे काम कर रहा है वो बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, मान लीजिए प्रोडक्शन वाले बोले कि 2500 अम्ब्रेला हम बनाएंगे, 2500 अम्ब्रेला बनाएंगे। ठीक है। अब सेल्स वाला बोलेगा ठीक है तुम 2500 बनाओगे और तुमको 500 स्टॉक में भी रखना है, तो मैं 2000 यूनिट अम्ब्रेला का सेल्स का टारगेट रखता हूँ। जब तुम 2500 बना रहे हो तो मैं 2000 का सेल्स टारगेट रखता हूँ, 500 तुम स्टॉक में रखे रहना, मान लो अचानक ज़रूरत पड़ा तो बेच देना। तो ये जो सेल्स वालों को ये 2000 का जो फिगर मिला, फिगर मतलब ये 2000 जो नंबर है वो कैसे पता चला। दिस ओनली हैपन बिकॉज दे न्यू दैट प्रोडक्शन विल बी गोइंग टू हैपन अराउंड 2500 ऑफ अमेरिला। और ये दोनों चीज़ से क्या पता चलता है, एक कोऑर्डिनेशन बना ऑर्गेनाइजेशन में, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हुआ। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ दोनों ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं भाई तुम 2500 बना रहे हो हम 2000 बेचेंगे, ऐसा तो नहीं बना है। नहीं तुम 2500 बना रहे हो हम एक काम करेंगे 3000 बेचेंगे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो एक फाइट भी नहीं हुआ दोनों के, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हुआ ना कि तुम 2500 बना रहे हो हम 2000 बेचेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है, अब सेल्स वाले बोल रहे हैं कि हम 2000 बेचेंगे, प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं हम 1500 बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो दिस ओनली हैपन ड्यू टू बजट। तो बजट का ये एक और एडवांटेज है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जैसे कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब मैं बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो अपना कोर चीज़ में फोकस करेगा, यानी कि जिससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जो मेन चीज़ है उसमें फोकस करेगा। तो बजट बनाने से उनको ये भी पता चलता है कि उनका मेन चीज़ क्या है, किससे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बजट बनाने से पता चलता है, क्योंकि सेल्स बजट या फिर प्रॉफिट बजट जब होता है, जो बजट करते हैं अपन, तो इससे ये भी पता चलता है कि किस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। कैश बजट से ये पता चलता है कि कितना कैश यूटिलाइज हो रहा है, कितना बच रहा है, किस में ज़्यादा, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ज़्यादा कैश यूटिलाइज कर ले रहा है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये सारा चीज़ पता चलता है बजट बनाते हैं तो अलग अलग टाइप का। फाइनेंस बजट बनता है, कैपिटल बजट बनता है कि उसमें ये पता चलता है कितना कैपिटल लग रहा है एक प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन उससे उतना प्रॉफिट नहीं है, उससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। वही प्रोडक्ट बनाएगा कंपनी जिससे कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है। सो दिस विल हेल्प इन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है। तो बजट का एक एडवांटेज ये भी है कि वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करने में भी काम आता है। ठीक है। सो आप ये 5 पॉइंट देखें जिससे कि आपको पता चल रहा है कि बजट का एडवांटेज क्या है। ये पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पहला तो फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड टारगेट। फोकस हो जाता है कंपनी एक ही चीज़ बनाना है और कितना टाइम में बनाना है। एम्प्लॉय लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, रिसोर्स का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। फोर्थ नंबर है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि हम देखें सेल्स और प्रोडक्शन का। एंड द लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट को भी पता चलता है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस वॉज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। और इससे हम पहले पढ़े थे कंट्रोलिंग के टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक क्या क्या होते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टूडेज़ वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। आज का क्लास माई सेल्फ सी ए रौनक अग्रवाल, और मैं पढ़ाता हूँ बिजनेस स्टडीज़ इस चैनल के थ्रू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस टाइप के वीडियो आपको फ्यूचर में देखना है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।